चलिए, तो दो हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे, जिसका नाम है आईयूडी। आईयूडी मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतःगर्भाशयी युक्ति। ये क्या होता है? इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल या आदर्श गर्भ निरोधक के बारे में यदि क्वेश्चन पूछे तो आपको अंतःगर्भाशयी युक्ति के बारे में बताना है, या फिर यही आंसर लिखना है। आईयूडी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। क्या बोलेंगे बताओ इसको? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के नाम से जानते हैं। और इसको क्लासिफाइड करें तो ये दो तरीके का होता है। एक होता है औषधि रहित, और एक होता है औषधि युक्त। तो ये तो एक जो है वो क्या है बताओ? औषधि रहित है, और एक जो होता है औषधि युक्त। मतलब इसको हम हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं मेडिकेटेड। ये जो होता है मेडिकेटेड होता है, और ये जो होता है नॉन मेडिकेटेड होता है। तो बताइए कितने टाइप के आयोडीज आप पढ़ते हैं? तो दो टाइप के पढ़ते हैं। एक होता है औषधि युक्त और एक होता है औषधि, मतलब औषधि रहित और औषधि युक्त। अब यदि हम बात करें इन दोनों के बारे में कि ये जो दोनों हैं, इसमें हम बात करते हैं दो टाइप का, ये भी देखने को मिलता है। एक होता है नॉन कॉपर रिलीजिंग या फिर कॉपर रहित। हिंदी में पढ़े तो क्या बोलेंगे इसे? कॉपर रहित कहेंगे ना। और ये जो होता है वो कॉपर युक्त होता है। अब ये जो कॉपर है इसका फंक्शन क्या है, कई बार पूछ लेता है ना? तो बताइए यहाँ पर ये जो कॉपर है इसका क्या फंक्शन होता है? तो ये जो स्पर्म सेल्स होते हैं उनका भक्षण करना, उनको खा देना सीधा सीधा। तो स्पर्म सेल्स का क्या करते हैं बताओ? ये भक्षण करते हैं। इसके साथ ही साथ जो इसकी जो गतिशीलता होती है, जितने जिस स्पीड से जाते हैं उस स्पीड को भी क्या करते हैं? स्लो करते हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल ये निषेचन को होने से क्या करते हैं बोलो? रोकते हैं। मतलब उसके पास जाने से उसे क्या किया जाता है बोलो? रोका जाता है। तो इसमें कॉपर रहित भी आता है, जिसका नाम आपको याद रखना है लिपिस लूप। ये क्वेश्चन पूछेगा कॉपर रहित जो है उसका नाम बताइए, तो ये क्या है? लिपिस लूप है। और कॉपर युक्त बात करेंगे तो एक तो इसमें आता है कॉपर टी आता है, एक तो कॉपर 7 आता है, और एक और याद रखना है मल्टी लोड 375। एक जो आता है वो होता है मल्टी लोड 375 देखने को मिलता है। अब ये जो टी है, जो 7 है, वो किसके बिहाफ पे है? तो याद रखेंगे ये जो होता है उसके आकृति के बिहाफ पे होता है। जैसे और एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जैसे बैरियर मेथड के बारे में हमने बात किया, बैरियर मेथड हो गया, नेचुरल मेथड हो गया, वो तो ह्यूमंस अपने से खुद कर लेता है। लेकिन ये जो तरीका है वो एक नर्स, ट्रेनी नर्स जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा इन्हें क्या किया जाता है बोलो? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इस तरीके से इसको क्या करते हैं? इंसर्ट कर देते हैं। जैसे टी शेप का होता है तो कॉपर टी कहते हैं, तो 7 शेप का होता है तो ये होता है। तो ये कुल मिला के क्या रोकने का काम करता है? फर्टिलाइजेशन। लेकिन मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि आईओडी का जो मुख्य काम क्या है, क्या चीज रोकने का है। यदि आईओडी का मुख्य क्या चीज रोकना है तो मैं आपको बोलूंगा अंतर रोपण, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसको बोलते हैं अंतर रोपण, या फिर इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मेनली तो ये रोकने का काम करता है, किसको बताओ? इम्प्लांटेशन रोकता है। अब इम्प्लांटेशन कैसे रोकता है उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर है औषधि युक्त है ना, तो औषधि युक्त है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए? हार्मोन। क्या, जैसे यहाँ पर हमने कॉपर बताया वैसे ही यहाँ पर क्या होता है पूछेगा तो क्या बोलेंगे? हार्मोन बोलेंगे ना। और वो हार्मोन कौन सा होता है पूछेगा तो क्या बोलेंगे? प्रोजेस्टासर्ट। और प्रोजेस्टासर्ट क्या है सर? अरे कुछ नहीं, ये प्रोजेस्ट्रॉन का ही क्या है बताओ?
केमिकल नेम है। अरे प्रोजेस्टेरॉन का ही क्या होता है, ये केमिकल नेम होता है। यदि हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोजेस्टेरोसर्ट, तो प्रोजेस्टेरोसर्ट इज अ केमिकल नेम ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और ये क्या काम करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं यहीं पर समझा देता हूँ, है ना। तो प्रोजेस्टेरोसर्ट एक हार्मोन है जो प्रोजेस्टेरॉन का केमिकल नेम है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, यदि मान लो इस कॉपर टी से भी रिलीज हो जाए और यहाँ से ये इसको फर्टाइल कर जाए, फर्टाइल करके जब वापस आएगा तो इस एंडोमेट्रियम की दीवार में ही तो इम्प्लांट होगा ना बच्चा। तो इस दीवार को ये हार्मोन इतना खराब कर देता है कि यहाँ पर ये इम्प्लांट ही नहीं हो सकता। समझो, जब यहाँ से ये वापस आएगा फर्टाइल होके तो इम्प्लांट होने के लिए आएगा, तो इम्प्लांट होने आएगा तो यूट्रस की दीवार को इतना खराब कर देगा कि यहाँ चिपक ही नहीं पाएगा, वो क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करता है ये हार्मोन जो हमको मिलता है किस रूप में, ये याद रखना है, LNG-20। किस रूप में मिलता है, LNG-20। और ये क्या चीज रोकता है बताओ, इम्प्लांटेशन। ये क्या चीज रोकता है बोलो, इम्प्लांटेशन। तो क्वेश्चन आ जाए, यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आईओडीज जो होते हैं वो क्या चीज रोकते हैं, तो क्या आंसर देंगे बताओ, फर्टिलाइजेशन की इम्प्लांटेशन। क्वेश्चन आ जाए कि ये क्या रोकते हैं, ऐसे 4 ऑप्शन आ गया। अब देखो इन चारों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक निषेचन दिया है, एक अंतररोपण दिया है, एक दिया है बोथ, और एक दिया है नन ऑफ दिस। बताइए, ऐसे में तो आप बोथ लगाएंगे नो डाउट, लेकिन यदि मान लो बोथ ऑप्शन नहीं रहता तब आपको आंसर लगाना होता दोनों ऑप्शन है। तो ज्यादा मेन आंसर जो लगाना है हमको, क्या लगाना है, अंतररोपण लगाना है। क्या ये बात क्लियर है? यदि क्वेश्चन आ जाए ज्यादा मेजर आंसर क्या लगाएंगे, तो आंसर क्या है, अंतररोपण। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, तो ये है हमारा आईओडी। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, आईओडी कब करवाते हैं? आईओडी तब करवाते हैं जब एक बच्चा हो जाता है कि शुरू में ही, देखो ये वो प्लानिंग है जिनको अभी 2 से 3 साल बच्चे नहीं लेने हैं, तो एक बच्चे के बाद जो गिव करते हैं ना, तो उनके द्वारा ये टेक्निक्स का क्या करते हैं बोलो, इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है, देखो अब नेक्स्ट जो आता है वो होता है पिल्स, है ना, गर्भ निरोधक गोलियां। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। तो ये देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, और ये भी मेजरली देखा जाए तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं स्टेरॉइड, एक होता है स्टेरॉइडल दवाइयाँ, और एक होता है नॉन स्टेरॉइड। ये क्या होता है, नॉन स्टेरॉइड दवाइयाँ होती हैं। ये दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेरॉइड और एक होता है नॉन स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड हार्मोन क्या क्या है बताओ। देखो शुरू में क्या था, ये भी 2 टाइप का था, ओनली प्रोजेस्टेरॉन, ओनली प्रोजेस्टेरॉन। फिर बाद में क्या दिया गया, प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ क्या दिया गया बताओ, एस्ट्रोजन दिया गया। तो ये 2 टाइप का है, एक ओनली प्रोजेस्टेरॉन है और एक क्या है, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन है। अब देखो ओनली प्रोजेस्टेरॉन की यदि ये बात करें तो ये काम कैसे करता है, हमें पता है ना, हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में क्या डिस्कस किया था कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो FSH और LH को रोकता है। जैसे कि ये 28 डेज का साइकिल है ना, ये 1 है और ये 14 है और ये 28 डेज है। तो यदि मेनली यदि क्या रोकता है क्वेश्चन आएगा, तो ये ओव्यूलेशन रोकता है। आपको पता है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या है, मतलब स्टेरॉइड हार्मोन है। तो इसको हम लोग कितने दिन खाना रहता है, इस दवाई को 21 डेज खाना रहता है, पहले दिन फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से।
तो सोचो, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हम बाहर से देते हैं बॉडी को, और वो भी गोली के फॉर्म में, कितने दिन तक खाना रहता है? 1 से लेके 21 दिन तक खाना रहता है। तो ये जो दवाई है, जो प्रोजेस्टेरॉन है, वो जो हार्मोन है, वो हमारे हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देगा कि मैं तो प्रोजेस्टेरॉन हूं यहाँ पे। जब प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ पर प्रेजेंस होगा तो एफएसएच और एलएच सिक्रीट नहीं होगा, और एफएसएच और एलएच सिक्रीट नहीं होगा तो अंडे जो डेवलप होते हैं वो अंडे यहाँ पर डेवलप नहीं होंगे। मतलब जो भी फॉलिकल होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, यहाँ पर क्या बनता है? ग्राफियन फॉलिकल। तो वो ग्राफियन फॉलिकल में बदल नहीं पाएगा। अब सोचो, ग्राफियन फॉलिकल में नहीं बदलेगा तो कुल मिला के अंडा निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर वो क्या चीज को रोक रहा है बताओ? ओव्यूलेशन को रोक रहा है। तो और बचे दिन, जो 7 दिन बचेगा ये वाला, इस दिन हम आयरन की गोलियां या फिर फॉलिक एसिड की गोलियां, आयरन की गोलियां या फिर फॉलिक एसिड की गोलियां, जो साइकिल को कंप्लीट करने में क्या करती हैं? मदद करती है, उनका इस्तेमाल करते हैं। इन दिनों में क्यों नहीं खाया जाता? क्योंकि हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बना हुआ है, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो बना है, तो वो एक्स्ट्रा डेसिडुआ बनेगा, मतलब एंडोमेट्रियम की दीवार जो होगी वो बनेगी। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हम दे रहे थे, तो इसको झड़ाने के लिए हम प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करेंगे। तो लास्ट 7 दिन में गैप रखते हैं और इसमें फोलिक एसिड या आयरन की दवाइयां देते हैं। लेकिन इसमें घाटा क्या है? घाटा मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहे हैं यहाँ पर? प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं। यदि लंबे समय से कोई यदि क्या ले रहा है बताओ? स्टेरॉइड दवाइयां ले रहा है और उसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं, और ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर नहीं हो रहा है, तो क्या नहीं बनेगा बताओ? एस्ट्रोजन। क्योंकि आपको पता है एस्ट्रोजन का मेन बनना जो होता है वो थीका इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल से होता है, जब ये फॉलिकल मेच्योर होगा। अब फॉलिकल तो मेच्योर नहीं हो रहा है, फॉलिकल मेच्योर नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है? शो करता है। इसीलिए हम लोगों ने इसमें प्रोजेस्ट्रॉन के साथ साथ किसका कॉम्बिनेशन दिया बताओ? एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दिया, है ना, ताकि उसकी डेफिशिएंसी भी क्या हो जाए? कंट्रोल हो जाए। तो ये हमको ध्यान रखना है। लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन साइड इफेक्ट कब है? अब स्टेरॉइड को हाँ यदि हम बाहर से देंगे, और वो भी लॉन्ग टाइम तक के, जिनको 2-3 साल अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो इसमें कई सारे साइड इफेक्ट आ सकते हैं। जैसे हेडेक हो सकता है, वेट बढ़ सकता है, सिर दुखना हो सकता है। इस टाइप से क्या होते हैं? साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है यदि कोई लॉन्ग टाइम तक के इसका इस्तेमाल करता है। अब इसकी कमी को दूर करने के लिए एक मतलब इस स्टेरॉइड को देखो 21 दिन खाना पड़ता है, एक दिन भी भूले तो क्या होगा बताओ? दिक्कत होगा। तो इस कमी को पूरा करने के लिए नॉन स्टेरॉइड दवाइयां बनाई गई। एक कंपनी है लखनऊ में जिसको बोलते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है बताओ? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने क्या किया है बताओ? एक दवाई बनाया गया जो नॉन स्टेरॉइड है, जिसका नाम है बताओ? सहेली। और इसे सप्ताह में केवल एक दिन ही क्या करना पड़ता है बोलो? खाना पड़ता है। और इसका जितना साइड इफेक्ट है उसका यहाँ पर कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। और महिलाओं द्वारा जो सबसे ज्यादा अपनाया गया है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, वो कौन सा है? तो वो यही ड्रग है। अब इसका एग्जैक्ट तो मैकेनिज्म नहीं पता, लेकिन ये कहता है कई बुक्स कि यहाँ पर जो फॉलिकल्स बनते हैं तो वो क्या होता है बताओ? जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है तो इस डेसिडुआ की दीवार को इतना खराब बना देते हैं कि वो यहाँ पर इसको चिपकने ही नहीं देते, या फिर इतने स्पीड से आते हैं यहाँ पर कि वो डेवलप ही नहीं हो पाता। तो मेनली यदि कहा जाए कि ये क्या फंक्शन करता है, तो इम्प्लांटेशन होने नहीं देता। आपको मोटा मोटी ये याद रखना है। तो ये है हमारा क्या? आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। तो ये क्या रोकता है? ओव्यूलेशन। क्वेश्चन आ जाए कि आईयूडी जो होता है वो कौन सी प्रक्रिया को रोकने का काम करता है? तो आईयूडी जो होता है वो इस प्रक्रिया को रोकने का काम करता है। किसको? इम्प्लांट ओव्यूलेशन को। ठीक है। अब
यदि गोली खा रहे हैं और गोली खा रहे हैं मान लो भूल गए, है ना, तो ये भूलने की यदि किसी की समस्या है तो दिक्कत हो जाएगा। एक होता है इम्प्लांट, एक क्या होता है इम्प्लांट, मेरे को हिंदी नाम याद नहीं आ रहा है, अभी अपन देख लेंगे हिंदी में क्या होता है। इम्प्लांट क्या होता है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, माचिस की तीली के जैसा होता है, ये माचिस की तीली के जैसा होता है, और इसे हमारे स्किन के नीचे क्या कर दिया जाता है बोलो, दबा दिया जाता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन फिर उस स्मॉल अमाउंट में हमारे ब्लड में ऑटोमेटिकली रिलीज कर दिया जाता है, जिससे कि गोली भूलने का जो चांस है वो होता ही नहीं है, तो इसे क्या कहा जाता है, इम्प्लांट। तो ये भी एक क्या है बताइए, कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके हैं। आइए देख लेते हैं कि ये किस तरीके का होता है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो जो मैंने पढ़ाया है एक और बचेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे हम यहाँ पे। ये देखो, ये माचिस की तीली जो आपको दिख रही है ना, इसको अंतर रोप कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या होता है, ये कहा जाता है, इसे अंतर रोप कहा जाता है, ठीक है ना। तो जितना भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है उसके बारे में मैं एक बार मोटा मोटी यहाँ पर थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। तो देखो, पहला क्या था बताओ, पहला हमने कौन सा तरीका पढ़ा है बताओ, यहाँ पर नेचुरल मेथड पढ़ा है, बोलो यस या नो। नेचुरल मेथड में क्या होता है, ओवम और स्पर्म दोनों को मिलने से क्या करना है बोलो, हमको रोकना है। तो ये इस तरीके में सबसे पहला हमने देखा सेफ पीरियड मेथड, मतलब 10 से 17वें दिन के अवधि के दौरान कोइटस से बचना चाहिए। मतलब 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, तो उसके 3 दिन पहले 3 दिन बाद इस तरीके से बचेंगे तो निषेचन के होने के चांसेस नहीं होते हैं, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। दूसरा होता है कोइटस इंटरप्शन, जिसमें हमने पहले ही बताया था, जिसमें पुरुष साथी के संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बचा जा सकता है, मतलब आउटसाइड वेजाइना इजैकुलेशन करना होता है। और तीसरा मैंने बताया था लैक्टेशनल एमनोरिया, इसमें जो होता है प्रसव के बाद जो स्त्री द्वारा जो शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है, एफएसएच और एलएच नहीं आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बताओ, इस दौरान शिशु माँ के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। तो सब पता है 4 से 5-6 महीने तक ये लागू होता है, और ये इस समय पर हम गर्भधारण लगभग शून्य मानते हैं। इस विधि प्रसव में बहुत ज्यादा से ज्यादा 6 माह की अवधि तक ही कारगर मानी जाती है। इस विधि में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता है, इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इसके असफल होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग नेचुरल मेथड में पढ़े। उसके बाद क्या था बताओ बताओ, दूसरा हमने क्या पढ़ा है आपको, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में मैंने सबसे पहले बताया था क्या चीज़, कॉन्डोम जो लेटेक्स से बना होता है, ये बहुत सारे मेल जो होते हैं फीमेल दोनों के लिए आता है, और ये ढक दिया जाता है, जिसमें शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस पाते हैं। सबसे ज़्यादा यदि क्वेश्चन पूछा है कि मशहूर ब्रांड जो है वो कौन सा है, इसमें यदि क्वेश्चन आता है तो सबसे मशहूर ब्रांड गाइस यहाँ पर निरोध है। इसके अलावा ये कई सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज, एड्स जैसे बीमारियों से क्या होता है वो लोग बचाता है, और दोनों के लिए ही यूज आता है, एक बार यूज करने के बाद फेंकने वाले होते हैं, इसे खुद यूज किया जा सकता है। इसके अलावा डायफ्राम का बताया था मैंने, गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैप बताया था, इसमें कैप आता है, वॉल्ट आता है, ये सब रबर से बने बैरियर
होते हैं जो स्त्री के जनन मार्ग में इसे कोइटस से पहले यूज किया जाता है, जो शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भनिरोधन से छुटकारा दिलाता है। इसी बैरियर के साधनों के साथ साथ कुछ स्पर्मीसाइडल क्रीम्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ स्पर्मीसाइडल क्रीम भी देखने को मिलते हैं। जेली होता है, फोम होता है, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इसकी गर्भ निरोधक की क्षमता काफी बढ़ जाती है। भारत में जो सबसे ज्यादा मैंने जो पढ़ाया है वो आता है आईयूडी। किसी ना किसी सेट में तो पक्का आएगा, ध्यान रखना। आईयूडी जो है वो किसी ना किसी सेट में क्या आना है, बोलो, पक्का आना है। तो भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि जो है वो है इंट्रा यूट्राइन, क्या है बताओ, डिवाइस है। भारत में जो सबसे प्रभावी है वो क्या है बताओ, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। तो इसमें मैंने अभी पढ़ाया है कि ये युक्तियां जो होती हैं डॉक्टर या नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। आजकल हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की आईओडी मार्केट में है, जैसे कि औषधि रहित मैंने पहले बताया आईओडी, जिसमें आप लोग को याद रखना है, क्या बताओ, लिप्पेस लूप। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। औषधि रहित में याद रखना है लिप्पेस लूप, और जो कॉपर रिलीजिंग में याद रखना है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सब इसमें देखने को मिलता है। हार्मोन रिलीजिंग में याद रखना है प्रोजेस्टासर्ट, जिसमें मैंने आपको LNG-20 के बारे में बताया है। इसमें जो कॉपर होता है वो उसका काम क्या होता है, शुक्राणुओं का फैगोसाइटोसिस और उसकी गतिशीलता, इसके अलावा उनकी निषेचन क्षमता, इन दोनों को कम करना होता है। भ्रूण के इम्प्लांटेशन के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं और शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। जो औरतें गर्भाशय में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं उन्हें हम आईओडी का सजेशन देते हैं। और भारत में गर्भ निरोधक की विधियां व्यापक रूप से क्या है बोलो, प्रचलित है। इस बात का ध्यान रखना, भारत में जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है वो यही टेक्निक है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये वाली बात भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा फिर हमने बात किया किसके बारे में बताओ, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, पिल्स के बारे में। तो पिल्स में मैंने बताया है कि एक अन्य गर्भ निरोधन जो होता है प्रोजेस्ट्रॉन अथवा प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। ये थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है, गोली के फॉर्म में ली जाती है, गोलियों के नाम से प्रसिद्ध है या पिल्स के नाम से प्रसिद्ध है। इसको कितने दिनों तक लेना रहता है, 21 दिन तक हर दिन लेना रहता है। माहवारी के पहले 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। गोली समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर के बाद जब पुनः फिर से स्टार्ट होता है तो वैसे ही इसे लिया जाता है। यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोध की आवश्यकता होती है। ये मेनली क्या काम करता है, तो याद रखना, अंडोत्सर्ग और इम्प्लांटेशन दोनों को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की जो म्यूकोसा होती है उसकी गुणवत्ता को भी बदल देता है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है। तो क्या क्या है बताओ, फर्टिलाइजेशन, ये क्या क्या रोकता है पूछेगा, तो फर्टिलाइजेशन भी रोकता है, ओव्यूलेशन भी रोकता है, और तीसरा इम्प्लांटेशन रोकता है। लेकिन मेनली तो आप आंसर क्या लगाएं, ओव्यूलेशन। बहुत इफेक्टिव होती है, इनका दुष्प्रभाव बहुत कम होता है। सबसे एक्सेप्टेबल वही है सहेली नामक नई जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जिसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। नॉन स्टेरॉइड होता है, इसको एक बार लेना होता है। इसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं लेकिन इनका बैरियर पावर बहुत ज़्यादा होता है। स्त्रियों द्वारा अकेले शुरू में एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ साथ टीके या त्वचा के नीचे, ये देखो दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं इम्प्लांट। इसमें एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन साथ साथ एस्ट्रोजन, इनको भी क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसके कार्य की विधि ठीक वैसे ही काम करती है जैसा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव काम करता है। ये काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होती है और मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन का प्रयोग या आईओडी के उपयोग को आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में भी बहुत प्रभावी माना गया है। इसमें क्या होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, एक लास्ट आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं।
एक सेकंड खुलने देते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। आपातकालीन, ये होता है एक आपातकालीन गर्भ निरोधन, आपातकालीन गर्भ निरोधक दवाइयां, इनके बारे में यदि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है ना, और ये 72 घंटे के अंदर लेना पड़ता है इसे, लेकिन कोइटस के 72 घंटे के अंदर लेना पड़ता है। ये इस थ्योरी पे काम करता है, जैसे मान लीजिए दो चीजें, दो केसेस हो सकता है, जैसे समझने के लिए है। एक तो केस हो सकता है कि ओव्यूलेशन होने वाला है, ओव्यूलेशन होने वाला है या ओव्यूलेशन होने वाला है, मतलब हुआ नहीं है और इसमें होने वाला है। तो देखो, जब हम बाहर से यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का हाई डोज देंगे तो वो क्या काम करता है, जैसे यदि होने वाला होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल इसे एलएच को सप्रेस कर देगा, जिससे ओव्यूलेशन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, देखो पोस्टपोन्ड हो जाएगी। पहला चीज तो ये है, लेकिन ये तुरंत होना चाहिए। और एक तो हो गया होगा। अब यदि ये ओव्यूलेशन हो गया होगा तो ये प्रोजेस्टेरॉन का हाई डोज एंडोमेट्रियम की दीवार को इतना खराब बना देगा कि यदि वो फर्टिलाइज हो गया है तो वो यहाँ पर इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। तो मेनली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो यही काम करते हैं, या तो ओव्यूलेशन हो गया होगा तो इम्प्लांटेशन रोक देंगे, और यदि होने वाला है तो इस ओव्यूलेशन को क्या कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। तो इस तरीके से इमरजेंसी या आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती हैं, काम करती है, लेकिन 72 घंटे के अंदर ही क्या होती है, ये प्रभावी होती है। ध्यान रहेगा ये। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिससे हम गर्भनिरोधक तरीकों से जनसंख्या विस्फोट को क्या कर सकते हैं, बोलो, बचा सकते हैं। अब इसमें क्या आता है, कुछ क्वेश्चंस आपके स्कूल में क्या किए जाते हैं, बोलो, पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं स्कूल में आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर। मैंने पहले ही बता दिया है 3 मार्क्स का आना है तो आईयूडी तो कर ही लो, एक ना एक में तो आएगा ही आएगा। अब यहां से देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो 1 मार्क्स में। आरसीएच का फुल फॉर्म बताओ करके पूछ सकता है। आरसीएच का पूरा नाम लिखो, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, हिंदी में बोलते हैं जनन एवं बाल सेवा कार्यक्रम। ये क्वेश्चन पूछेगा भाई कि आरसीएच का फुल फॉर्म बताइए, तो क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जनन एवं बाल सेवा कार्यक्रम। मानव में शल्य क्रिया द्वारा नर की शुक्राणु नलिका को काटकर बांधना क्या कहलाता है, ये तो पहले भी बता चुका हूं, वॉसेक्टोमी। एसटीडी का नाम लिखो, सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज। 5 नाम तो बता दे रहा हूं, लेकिन आप लोग ध्यान रखो 2 ठो नाम लिखने के लिए जरूर आएगा। अब आपको पता तो होगा, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, और याद रखो एड्स और हेपेटाइटिस बी। तो 5-6 नाम मैंने बताया है, आपको ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस बी हमारे कौन से ऑर्गन को खराब करता है, लीवर को। और एड्स जो होता है, ये दोनों वो हैं जिसमें हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खराब नहीं होता। एड्स में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र खराब होता है। एड्स में क्या खराब होता है, हमारा इम्यून सिस्टम। एड्स का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो देखो, एड्स, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, सिफिलिस, ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज देखने को मिलते हैं। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। एचआईवी का फुल फॉर्म लिखो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। एड्स लिख सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम पूछ सकता है। आईयूसीडी, आईयूसीडी का फुल फॉर्म पूछ सकता है। आईयूसीडी, ये आईयूडी अपन पढ़े ना, ये वही है, इसे घबराना नहीं है, लेकिन याद रखना है आईयूसीडी मतलब आयु इंट्रा यूट्राइन
क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज फुल फॉर्म पूछ सकता है एसटीडी का, है ना, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। सीडीआरआई का फुल फॉर्म पूछ सकता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूछ सकता है। लखनऊ, कहाँ बताओ, उत्तर प्रदेश में। ये 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने हैं वो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। परिवार नियोजन को अब किस नाम से जानते हैं, याद है ना, गवर्नमेंट ने दिया था। अब परिवार नियोजन को परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। ये सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज से बचाता है, जितने भी बैरियर होते हैं, कॉन्डोम्स वगैरह। हफ्ते में एक बार लेने वाली दवाई का नाम बताओ, अभी बताओ, सहेली। क्या है बताओ, सहेली। नेक्स्ट है, मनुष्य में गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है, तो आंसर याद रखना है 240 दिनों का होता है। आईवीएफ का पूरा नाम क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मानव शल्य क्रिया द्वारा अंडवाहिनी को काटना क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी। माला डी और माला एन में कौन सा रासायनिक गर्भ निरोधक गोली में केमिकल पाया जाता है, तो अभी पढ़ के आए हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। जिफ्ट आगे पढ़ेंगे, याद रखना जिफ्ट क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। पुरुष में नसबंदी क्या कहलाता है, वॉसेक्टोमी। WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सहेली जो गर्भ निरोधक है वो किसने खोजा था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में लिखा है केंद्रीय औषध अनुसंधान से करके। सबसे मशहूर ब्रांड का नाम बताओ, निरोध है। जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, गैमीट इंट्राफैलोपियन, ये गैमीट है ना, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जिनको अभी 1 2 3 साल बच्चे नहीं चाहिए उनके लिए सबसे आइडल गर्भ निरोधन कौन सा है, मैंने पहले बता दिया आपको, आईयूडी। क्या है बताओ, आईयूडी। पिल्स में कौन सा हार्मोन होता है पूछेगा तो क्या बताएंगे, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन। भूलना मत, प्रोजेस्ट्रॉन और क्या है बताओ, एस्ट्रोजन, ये हमको देखने को मिलता है। चलिए, ये तो है, आप लोग को मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं। अब इसका सेकेंड पोर्शन हम करेंगे जिसको बोलते हैं ART। ART मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। अब हम बात करेंगे उनके बारे में जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके में दिया है, बुक्स पढ़ोगे तो उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो, एक सेट में आईओडी आना है, आईओडी एक सेट में तो पूछेगा ही पूछेगा। एक सेट में पूछेगा आप लोगों से ये वाला, एमनियोन सेंटेसिस। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, एमनियोन सेंटेसिस। और अब देखो 3 मार्क्स का है तो हर सेट में तो अलग अलग होना है। अब बात करते हैं हम बंध्यता किसे कहते हैं, जिसे बंध्यता, बांझपन या इनफर्टिलिटी। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। ये वाला देखो, लास्ट में एक क्वेश्चन दे रखा है आपके में कि ये बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताएं करके बोल रहा है। और पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि हम किसी को इनफर्टाइल कब कहते हैं, कोई इनफर्टाइल कब कहलाता है, या इनफर्टिलिटी हम कब किसी को कहेंगे। देखो, यदि कोई कपल शादी कर लिया है और 2 साल से ज्यादा हो गए हैं कि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तब ऐसे केसेस में हम क्या कह सकते हैं बताओ, कि वो क्या है बताओ, इनफर्टाइल है। तो हम ऐसे केस में क्या कहते हैं, नैदानिक जान में सहायक हो सकती है। इनमें कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चा पैदा करने में सहायता दे सकते हैं। इन तकनीक को हम क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कहा जाता है। ठीक है, अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक क्या है, ये कई टाइप के होते हैं। इन विट्रो होता है और एक क्या होता है, इन विवो होता है। देखो, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं
इनमें क्या होता है, गर्भ धारण करने में क्या होती है बताओ, समस्या होती है। और उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हम कुछ टेक्निक का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो पहले देख लेते हैं, मैं एक चार्ट से आपको समझा देता हूं कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। फिर उसके बाद इसको आपको पढ़ने में क्या हो जाएगा बताओ, आसानी हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ART, इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, जिनसे बच्चे नहीं हो रहे हैं, गर्भधान नहीं हो पा रहा है, वो करवाना है। तो इसमें जो सबसे पहला पढ़ते हैं वो होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। हम पहला पढ़ते हैं इन विवो निषेचन, हिंदी में इन विवो निषेचन। और एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पहले इन विवो को कंप्लीट कर लेते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, यदि क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो निषेचन होता है वो अपने प्राकृतिक स्थान पे ही करवाना है। जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम प्राकृतिक स्थान पे ही करवाएंगे, ऐसा नहीं कि बाहर कहीं पर भी करवाएंगे। जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है वहीं पर ही होना है। तो इसमें जो पहला तरीका हम पढ़ते हैं वो है क्या है बताओ, फर्स्ट तरीका है प्राकृतिक वीर्य सेचन। हिंदी में बोलते हैं इसे प्राकृतिक वीर्य सेचन, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है इसे आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। इसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। अब ये आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन क्या होता है, इसको यदि मैं समझाऊं तो ऐसे देखते हैं यहां पर, देखो ये उनमें किया जाता है जिनमें पुरुष जो हस्बैंड है, जो पति है, उनमें जो शुक्राणुओं की गतिशीलता है या उसका नंबर है, शुक्राणुओं की संख्या जिनमें क्या होती है, कम होती है, तो उनमें ये टेक्निक्स जनरली क्या होता है बोलो, प्रभावी होता है। बरोबर, तो ये उनमें देखा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन जिसको बोल रहे हैं, इस टेक्निक में क्या होता क्या है, यदि क्वेश्चन पूछेगा बंदा मेरे से तो आप इसे ऐसे आंसर देंगे कि यहाँ पर ये जो सेकेंडरी oocyte है, मान लो यहाँ से ये निकल रहा है, बोलो ठीक है। अब ये तो निकल गया और यहाँ से जो स्पर्म है वो अंदर एंटर कर रहे हैं, लेकिन इनका नंबर इतना नहीं है कि ये यहाँ तक क्या कर पाए बोलो, पहुंच पाए। तो क्या करते हैं हम, पति का ही स्पर्म लेना है, किसी अदर थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। वो कैपेबल है बट वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं, स्पर्म को क्या करते हैं बोलो, बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालकर यहाँ पर ऐसे ये कैथेटर होता है, जिसके सामने में क्या लगा होता है बताओ, ऐसे कैमरा लगा होता है। तो इसमें उसे कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने के बाद फिर इसको जहाँ पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इस कैथेटर की सहायता से क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर इसे रिलीज कर दिया जाता है ताकि ये जाकर वहां पर पहुंच सके। तो ये कृत्रिम वीर्य सेचन है, या आर्टिफिशियल क्या कहलाता है, इंसीमिनेशन कहलाता है। सो शॉर्ट में AI भी कहते हैं। ये आज का AI नहीं है ना, ये प्राकृतिक या फिर कृत्रिम वीर्य सेचन, प्राकृतिक, सॉरी कृत्रिम है, कृत्रिम यार, आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, इसे बोलते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन, ठीक है। उसके थ्रू आर्टिफिशियली हम उस स्पर्म को इस सेकेंडरी साइट के पास पहुंचा रहे हैं ताकि वो फर्टाइल हो सके। तो ये पहला तरीका है। AI जो है वो हमारा फर्स्ट तरीका है। अब क्या होता है, कभी कभी इसमें दूसरा तरीका देखते हैं
जिसको बोलते हैं गिफ्ट। इसमें दूसरा जो आता है वो है गिफ्ट। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जो गैमीट होता है उसको हमको फैलोपियन ट्यूब में क्या करना रहता है बताओ, ट्रांसफर करना होता है। तो ये होता है युग्मक अंतः, युग्मक को हमें फैलोपियन ट्यूब में क्या करना है बोलो, ट्रांसफर करना है। तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो ओवम है यहाँ पर ओव्यूलेशन के टाइम इसे क्या कर लेते हैं बोलो, निकाल लेते हैं यहाँ से। बोलो ठीक है, ओव्यूलेशन टाइम इस ओवम को निकाल लेते हैं और पति के स्पर्म को। क्यों? क्योंकि दोनों एक सही टाइम में, जितना टाइम आना चाहिए उतना टाइम ये नहीं आ पा रहा है। मतलब दोनों एक जगह पे एक समय पे नहीं मिल पा रहे हैं, टाइम का लैप हो जा रहा है, कभी वो चला जा रहा है कभी ये चला जा रहा है। तो हम इसे क्या करते हैं, ये इस तरीके से दोनों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, ओवम को भी और स्पर्म को भी। अब फिर ये दोनों को यहाँ पर ले लेते हैं और लेने के बाद इसे फिर से कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में इसे क्या कर दिया जाता है बोलो, ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है हमारा, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसे कहते हैं हम लोग गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। हो सकता है बहुत सारे कारण हो, ये सही टाइम पे कैच नहीं कर पा रहा होगा, या फिर यहाँ पर जो भी छेद होंगे उससे ये जा नहीं पा रहा होगा। तो ये कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से दोनों आपस में एक समय पर एक साथ नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। और एक थर्ड जो है वो क्या कंडीशन आता है, थर्ड जो होता है, जो थर्ड हम पढ़ते हैं इसमें वो होता है जिफ्ट। वो होता है क्या बताओ, जिफ्ट होता है। जिफ्ट मतलब गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जिफ्ट मतलब क्या होता है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। और इस जिफ्ट की बात करें हम, इस जिफ्ट की बात करें तो इसमें जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें वैसे ही क्या होते हैं, दोनों आपस में आ गए लेकिन आपस में आने के बाद एक दूसरे को फर्टाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हम ओवम लेते हैं और ये स्पर्म लेते हैं, इस तरीके से दोनों को बाहर निकालते हैं। लेकिन दोनों को तो यहाँ पर भी सर मिला दिए थे, लेकिन यहाँ पर मिलाने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे को निषेचित नहीं कर पा रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं हम ICSI। इस टेक्निक का नाम क्या है बताओ, ICSI। और इसे कहा जाता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, ऐसे याद रखना, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका नाम है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। जिसमें हम ये जो ओवा है इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं बताओ, स्पर्म को इस डायरेक्ट ओवम के अंदर डायरेक्ट क्या करा देते हैं बताओ, इंजेक्ट करा देते हैं। तो एक ही स्पर्म को ना, केवल एक ही स्पर्म को यहाँ अंदर डालते हैं और ये क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। अब उसके बाद इस जाइगोट को इसमें डाल के इसके फैलोपियन ट्यूब में क्या कर देते हैं बोलो, ट्रांसफर कर देते हैं। जो निषेचन नहीं हो पा रहा था, मिल नहीं पा रहे थे तो मिलाए, मिलाने के बाद भी नहीं हुआ तो फिर क्या किए बताओ, डायरेक्ट जाइगोट बना के हमने ट्रांसफर किया। तो इसे क्या कहा गया बताओ, ICSI या जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर या इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। सब में हम लोगों ने देखा कि फर्टिलाइजेशन जो है वो सब अपने क्या है बताओ, स्पेशल जगह में है जिसको आप लोग फैलोपियन क्या बोलते हैं, ट्यूब कहते हैं। मेल में यदि ह्यूमंस में पूछेगा निषेचन कहाँ पर होता है तो आंसर क्या बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है नो डाउट वो अपने साइट पे ही हो रही है, कि दूसरे जगह पे नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो बिल्कुल अपने साइट पे ही हो रहा है।
तो ये जो तरीका है इसे कहा जाता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। लेकिन मान लो जाइगोट बन गया और जाइगोट बनने के बाद वो इम्प्लांट नहीं हो रहा है, मतलब डेवलप नहीं हो रहा है वो आगे, तब हम क्या करते हैं बताओ? दूसरा जो तरीका आता है उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी सेचन। अब देखो विट्रो मतलब क्या होता है? कांच या ग्लास, कांच या फिर क्या होता है बोलो? ग्लास। हमें ये देखने को मिलता है। तो कांच या ग्लास मतलब क्या होता है? निषेचन अब अंदर नहीं हो पा रहा है तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसको बाहर स्पर्म और ओवम को ले लेते हैं और दोनों को आपस में क्या करते हैं बताओ? मिक्स करते हैं और क्या बनाते हैं? जाइगोट। और ये जाइगोट तो बन गया था लेकिन आगे वो डेवलप नहीं हो रहा था। तो जाइगोट बनने के बाद फिर क्या स्टार्ट होता है? इसमें क्लीवेज। तो इसमें क्लीवेज करवाते हैं और क्लीवेज करवाने के बाद इसमें हम क्या करवाते हैं? क्लीवेज करवाते हैं। और क्लीवेज करवाने के बाद हम देखते हैं 2 से क्या बनता है? 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से क्या होता है? 32 स्टेज होता है। तो हम इस स्टेज की बात करें कि ये जो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है पूछेगा, तो अपने नेचुरल साइड में नहीं हुआ है, अपने प्राकृतिक स्थान के अलावा दूसरे बाहर साइड, आउटसाइड में क्या कर रहे हैं बताओ? फर्टाइल करा रहे हैं। इन विट्रो कांच के अंदर करवा रहे हैं। और कांच के अंदर हम लोग बनवा रहे हैं क्या बताओ? क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा? ये एम्ब्रियो बनेगा, ये भ्रूण बनेगा। और ये जो भ्रूण होता है वो 2 स्टेज में होता है भाई साहब। एक तो होता है, इसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। यदि 8 से कम अवस्था में है तो इस एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो जिसे कहा जाता है आईएफटी। आईएफटी, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एक सेकेंड। इसे कहा जाता है इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर तो ही है लेकिन इसे क्या कहते हैं? इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं ये जो ब्लास्टोमियर होता है। और 8 से यदि ज्यादा ब्लास्टोमियर अवस्था में है, 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर अवस्था में है, तो हम इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं कहां पर? यूट्रस में। तो इसको बोलते हैं आईयूटी। आईयूटी का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो ये है इन इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसको बोलते हैं इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और ये जो यूट्रस है इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या चीज? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा बेबी है वो कांच के अंदर ही ऐसे झांक रहा होगा पूरा। ना 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 ना, इसकी शुरुआती अवस्था एम्ब्रियो बनने की अवस्था बस क्या होती है? कांच के अंदर होती है। बाकी जो 9 महीने का प्रोसेस जो है वो पूरा क्या होता है बताओ? यूट्रस के अंदर होता है। इसके बाद भी यदि बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है तब कराते हैं सेरोगेसी। क्या कराते हैं? सेरोगेसी, है ना? मतलब यूट्रस फिर क्या होगा? दूसरे का होगा। तो याद रखना, हमने केवल और केवल मेल और फीमेल जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं उसी को लिए हैं। थर्ड पर्सन, तीसरा पेरेंट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या है बताओ? बांझपन या बंध्यता जो होती है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, उनको दूर करने के लिए ये कुछ क्या है बताओ? टेक्निक्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। आई होप सारे पॉइंट्स आपको
क्लियरली यहाँ पर समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन था एक, वो यहाँ पर लिख ले रहे हैं, जो आपने थ्योरी के फॉर्म में लिया था। ये देखो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, ध्यान रखना। जो बांझपन से ग्रसित दंपतियों को गर्भधारण में सहायता दिलाती है, अंडाणु और शुक्राणुओं को कृत्रिम सेचन या फिर भ्रूण विकास में सहायता करती है, उसी टेक्निक को कहते हैं। हमने इन विट्रो पढ़ा। इन विट्रो अलग है, कांच है, और इन विवो में ये पढ़ा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो ये सब चीजों को हमने पढ़ा है। और एमनियन सिंथेसिस तो बता ही चुका हूँ उस दिन, एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर जेनेटिक डिजीज का पता लगाते हैं इसमें, है ना। और इसमें और है, ये कॉपर टी वगैरह तो आप पढ़ चुके हैं। और इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो अपने में वो रखे। हाँ, लेकिन याद रखना, ये कभी कभी एक क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला एक आख सेट में मिल सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है ना। तो ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। क्या विद्यालयों में सेक्स एजुकेशन होना आवश्यक है? तो हाँ, इसका आंसर लिखेंगे, आंसर देना हाँ। विद्यालयों में यौन शिक्षा होना आवश्यक है, क्योंकि छात्र छात्राओं की यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली हुई जो भी भ्रांतियां हैं, अफवाह है, गलत धारणाएं हैं, उनसे क्या होती है, उनको छुटकारा मिलता है। बच्चों को जनन अंग, किशोरावस्था, उनसे संबंधित परिवर्तन, सुरक्षित स्वच्छ मौन क्रियाओं में यौन संचारित रोग एवं एड्स के बारे में जानकारी, विशेष रूप पर किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में क्या होती है, सहायता मिलती है। तो ये आप लोग ध्यान रखें। ये तो आप लोग अपने से लिख सकते हो, बस ऐसे ही मैंने बता दिया। 3 मार्क्स में पूछ सकता है तो आप लिख सकते हो। जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है वो आप सब जानते हैं, है ना। जनन जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि होना, मृत्यु दर में गिरावट आ चुकी है, महिलाओं का अशिक्षित होना, परिवार नियोजन के बारे में सही तरीके से ना अपनाना, ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ये सब लिख सकते हो आप लोग, है ना। बाकी तो यहाँ पर मैंने सारा चीज आपको पढ़ा दिया है। सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज के बारे में याद रखना है, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीस, जेनेटल हर्पीस, क्लेमाइडियसिस, और एक क्या है बताओ, ट्राइकोमेनियसिस, हेपेटाइटिस बी। ये लिखने के लिए आएगा, और कैसे कैसे फैलता है ये भी आपको बताना है, तो आप बता सकते हैं। ये सब तरीके हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो मैंने इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर सारा का सारा क्या कर दिया है बोलो, बता दिया है। बाकी अब आप क्या कर लेंगे बोलो, इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, इस नोट्स को अच्छे तरीके से क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो मैंने कंप्लीट किया है आप लोग का कौन सा टॉपिक, जनन स्वास्थ्य। अब हम नेक्स्ट अगले चैप्टर में चलेंगे जिसका नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स, जिसमें हम पहला लेंगे मेंडलिज्म, जिसको बोलते हैं वंशागतिकी, है ना। तो वंशागतिकी, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे, वंशागतिकी एवं विभिन्नता के बारे में बात करेंगे, जिसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। आज है 20 जनवरी, 10 दिन और है। इन 10 दिनों में आपको अपना पूरा बायोलॉजी क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।